Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। ओलिगोस्पर्मिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, क्या इसकी कंडीशन होती है, कि किस पेशेंट में हम कहेंगे कि ये ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट है, क्या इसके क्राइटेरिया हैं। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं ओलिगोस्पर्मिया के, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ओलिगोस्पर्मिया के, और लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर हम ओलिगोस्पर्मिया की बात करें तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं ओलिगोस्पर्मिया के, और क्या इसका अच्छा से अच्छा इलाज क्या है ओलिगोस्पर्मिया में। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए इनको आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। ओलिगोस्पर्मिया को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया की वजह से एक तो जो सबसे बड़ी परेशानी और कॉम्प्लिकेशन आती है वो पेशेंट में इनफर्टिलिटी डेवलप करता है। ओलिगोस्पर्मिया की वजह से मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसी तरीके से दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है ओलिगोस्पर्मिया की वजह से वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, लाइक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये दोनों कंप्लेंट भी ओलिगोस्पर्मिया की वजह से आम तौर से पेशेंट में डेवलप होती हैं। तो अगर हम बात करें कि ओलिगोस्पर्मिया होता क्या है, ओलिगोस्पर्मिया किस कंडीशन में हम कहेंगे कि पेशेंट में ओलिगोस्पर्मिया है, या किस पेशेंट में हम कहेंगे कि नहीं है, वो नॉर्मल है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है। ओलिगोस्पर्मिया मीन्स कि जो स्पर्म काउंट होते हैं, जो सीमन होता है हमारा, जो मनी होती है, उसके अंदर जो कीड़े होते हैं, जिसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कीरमे मनी के नाम से जानते हैं, जिसको मॉडर्न में स्पर्म के नाम से जानते हैं, स्पर्म कहा जाता है। तो उसकी एक रेंज होती है कि उस रेंज तक उसमें जो मनी है, जो सीमेन होता है, जो डिस्चार्ज होता है, उस सीमेन के अंदर जो स्पर्म है, जो कीरमे मनी हैं, उनका एक नॉर्मल रेंज में होना ज़रूरी है। अगर उस नॉर्मल रेंज से कम आएंगे स्पर्म जो हैं, वो इजैकुलेशन में जो मनी खारिज होती है उसमें स्पर्म काउंट कम होगा, कीरमे मनी कम आएंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि इस पेशेंट में ओलिगोस्पर्मिया है। ओलिगोस्पर्मिया स्पर्म काउंट की बात करें, अगर स्पर्म काउंट का जो नॉर्मल रेंज है वो है 60 to 120 मिलियन पर ml। 1 ml अगर हम सीमेन का लें, 1 ml अगर हम मनी का लें और उसको हम देखें तो उसमें हमें 60 से 120 मिलियन, 60 to 120 मिलियंस पर ml हमें मिलना चाहिए स्पर्म और कीरम। अगर इससे कम आ रहा है, 60 से मिलियन से कम आ रहा है, मतलब जो स्पर्म हैं वो कम आ रहे हैं, लेवल उनका घटा हुआ है, तो इस सूरत में हम पेशेंट को कहते हैं कि ये ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट है। एक कंडीशन और होती है यहाँ पर जिसको हम लोग एजोस्पर्मिया कहते हैं। एजोस्पर्मिया उस कंडीशन में कहा जाता है कि अगर स्पर्म काउंट और कीरमे मनी जो हैं वो बिल्कुल नील हों, वहाँ पे बिल्कुल भी ना पाए जाएं, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया। लेकिन एजोस्पर्मिया की हम बात नहीं करने वाले, इसकी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। एजोस्पर्मिया के बारे में फिर किसी डिफरेंट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और उसको भी कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं एजोस्पर्मिया को। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया को। WHO ने अभी रिसेंटली इसको क्लासीफाई किया है और इसको डिफ़ाइन किया है कि जिन लोगों में 1 ml में 15 मिलियन से अबव अगर स्पर्म आ रहे हैं, कीरमे मनी अगर 15 मिलियन से ऊपर आ रहे हैं, तो उसको भी वो लोग नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं। इसी पर फर्दर डिवीज़न किया गया है, उसको उन्होंने क्लासिफाई किया है कि इसकी 3 कंडीशन उन्होंने बताई हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है। माइल्ड केसेस में क्या होगा कि अगर 10 to 15 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट आ रहे हैं तो उसको हम माइल्ड की कैटेगरीज में रखेंगे। अगर 5 to 10 मिलियन आ रहे हैं पर ml सीमेन में स्पर्म काउंट हमारा, तो उसको हम मॉडरेट कहेंगे। और अगर 0 से 5 मिलियन आ रहे हैं स्पर्म काउंट, अगर 0 to 5 मिलियन पर ml हो रहा है, तो उसको हम लोग सीवियर की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये WHO के अकॉर्डिंग है जो अभी रिसेंटली क्लासीफाई हुआ है, मैंने कहा वो भी बता दूं आप लोगों को।
इसके बाद अगर ये तो बात हुई कि स्पर्म काउंट किस लेवल पे कितना होगा, तो अब उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। मैंने बताया आपको कि ओलिगोस्पर्मिया किसको कहते हैं। और अब हम बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ओलिगोस्पर्मिया के क्या क्या असबाब हैं, किन वजूहात की बिना पर, किन कॉजेज़ की बिना पर ओलिगोस्पर्मिया किसी भी शख्स में जो है डेवलप होता है। तो इसका जो सबसे कॉमन कॉज है ओलिगोस्पर्मिया का, जो आम तौर पे देखा गया है, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में नोट किया है, जितने भी पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी के, तो उसमें इनफर्टिलिटी के उनमें आम तौर पे देखा गया है कि उनमें ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया मिलता है। अब अगर हम बात करें कि ओलिगोस्पर्मिया जिन पेशेंट में पाया गया, उनके कॉजेज़ में अगर गौर किया जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉज मिला हमें वो है वेरिकोसील का। 40% केसेस में नोट किया गया है कि जिन पेशेंट को वेरिकोसील होता है उन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया डेवलप होता ही होता है। और ओलिगोस्पर्मिया के केसेस में जिन लोगों को ओलिगोस्पर्मिया होता है उनमें से 40% पेशेंट को वेरिकोसील पाया जाता है। वेरिकोसील भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। किसी वीडियो में फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वेरिकोसील के बारे में भी, और डिटेल में हम बताएंगे कि वेरिकोसील क्या होता है और उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है भी या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तो अगर हम कॉजेज़ की बात कर रहे हैं इसकी ओलिगोस्पर्मिया की, तो सबसे मेन कॉज जो हमने बताया वो है वेरिकोसील। दूसरे नंबर पे यहाँ इंडिया में तो अभी कम है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये इन्फेक्शन होते हैं, इस इन्फेक्शन की वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स परफॉर्म करते हैं, क्वाइटस करते हैं, फ़ैल मुबाशरत जो है वो अनप्रोटेक्टेड करते हैं, और कई लोगों से, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स मीन्स कि वो डिफरेंट लोगों से, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ ये फ़ैल मुबाशरत अंजाम देते हैं। तो अगर किसी शख्स को, उनमें से किसी एक शख्स को इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि गुनोरिया है, सिफिलिस है ना, ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं ये, तो अगर किसी एक शख्स को भी होता है तो वो दूसरे शख्स में भी फ़ैल मुबाशरत के थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस के थ्रू दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह के इन्फेक्शंस की वजह से भी आम तौर पे देखा गया है कि पेशेंट में ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। तो ये दो कॉजेज़ मैंने अभी तक बताए हैं आपको कि पहला कॉज है वेरिकोसील, दूसरा है STDs। इसी तरीके से अगर इंजरी हो जाए वहाँ पर, ट्यूमर हो जाए या फिर कैंसरस डेवलपमेंट हो जाए वहाँ पर, ये 3 कॉजेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्यूमर हो जाए, इंजरीज हो जाए, वहाँ पर चोट लग जाए किसी तरीके से, या इसी तरीके से वहाँ पे कैंसरस डेवलपमेंट हो जाए, कैंसर हो जाए, और कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी, जो ऑपरेशन प्रोसीजर होते हैं उसके बाद भी वहाँ पर ओलिगोस्पर्मिया के होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर वहाँ का बढ़ा हुआ रहे, टेस्टिकल्स जो हैं हमारे, अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि उन्होंने टेम्परेचर को कम करने के लिए, क्योंकि सीमेन के प्रोडक्शन के लिए जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मुआफ़िक नहीं रखता, मुआफ़क़त नहीं रखता। अगर हमारी बॉडी के अंदर टेस्टिकल्स होते तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे सीमेन प्रोडक्शन हो नहीं पाता प्रॉपरली, और होता भी तो फिर वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती। तो अल्लाह ताला ने जो टेस्टिकल्स बनाए हैं वो बॉडी से बाहर हैं, इसी वजह से, ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो लो रहे, हमारी बॉडी से उसका टेम्परेचर लो रहता है। लेकिन अगर किसी बाहरी इफ़ेक्ट की वजह से, एक्सटर्नल इफ़ेक्ट की वजह से उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए या इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए उसका टेम्परेचर, तो इसकी वजह से भी जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, उसमें डिस्टर्ब होता है। तो वो टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, जिनका फ्रिक्वेंटली सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, एक तो उन लोगों में जो स्पर्म ये टेम्परेचर है टेस्टिकल्स का वो बढ़ता है। दूसरा, जो लोग लैपटॉप वगैरह को जेनाइटल पर रख करके अपने यूज़ करते हैं तो उसकी हीटनेस की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से भी जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है और टेस्टिकल्स का, और उसकी वजह से फिर ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, कसरत शराब नोशी के जो लोग आदी हैं, उन लोगों में भी ये दिक्कत आती है, और कुछ मेडिकेशंस हैं जिनके इस्तेमाल करने से रेगुलर बेसिस पे ये दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल, जो लोग बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं,
हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती हैं उनके मुस्तकिल और रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करने की वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं। जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनका बॉडी वेट जो है वो ज़्यादा होता है, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में भी ये दिक्कतें आती हैं। तो ये तो थे वो असबाब जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया डेवलप होता है पेशेंट में। और क्या ये सारे असबाब मैंने बताए हैं आपको, ये आम तौर पे ये ऐसे इन असबाब की वजह से किसी पेशेंट में ओलिगोस्पर्मिया डेवलप होता है। इनमें जो बहुत ज़्यादा मेन 2 कॉज हैं जो मैंने बताया आपको, सबसे पहले वेरिकोसील और एसटीडीज़। एसटीडीज़ भी इंडिया में अभी तक थोड़ा कम है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये ज़्यादा पाया जाता है, इंडिया में अभी तक ये थोड़ा रेशियो कम है। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में, इसकी वजह से क्या क्या कंप्लेंट्स आएंगी, और आपके अगर कोई डॉक्टर के पास जो पेशेंट आते हैं वो क्या क्या कंप्लेंट्स ले करके आते हैं, या आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर आपको ये दिक्कतें आ रही हों तो उससे आपको पता चल सकता है कि इस पेशेंट के अंदर क्या ओलिगोस्पर्मिया है या नहीं है। तो सबसे पहला जो इसमें कंप्लेंट्स होती हैं जो स्टार्टिंग में, वो वहाँ पे भारीपन भी महसूस हो सकता है, वहाँ पे लम्प फील हो सकता है, इसी तरीके से टेस्टिकल्स में पेन हो सकता है, दर्द का भी एहसास होगा, भारीपन होगा वहाँ पर, और फूला हुआ महसूस हो सकता है, और इसी तरीके से वहाँ पे आपको लम्प भी फील हो सकता है। अगर आप वहाँ पे पाल्पेट करोगे, देखोगे, तो पाल्पेशन में आपको लम्प फील हो सकता है। इसी तरीके से इसकी वजह से कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं। ओलिगोस्पर्मिया जिन लोगों में हो जाता है तो उसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्री मैच्योर इजैकुलेशन बहुत कॉमन है इसकी वजह से, और लेटर स्टेज में फिर सबसे पहले जो कंप्लेंट आती है वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन ही होता है। सुराते इंजाल इस पेशेंट में सुराते इंजाल सबसे पहले डेवलप होगा। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा तो धीरे धीरे सुराते इंजाल बढ़ता जाएगा, और फिर एक लेटर स्टेज आएगी, एडवांस स्टेज में, फिर जो है उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ईडी की जो है उसको शिकायत हो जाएगी, और ये भी डेवलप हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा जो कॉमन है मैंने वो बताई हैं आपको, इसके सिम्टम्स और इसके अलामात बहुत ज़्यादा कॉमन है। आम तौर पे ये पेशेंट आते हैं और ये कंप्लेंट लेकर के आते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की परेशानी हो रही है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो रहा है, आपको ईडी की भी शिकायत है, पेन भी रहता है आपको टेस्टिकल्स में, वहाँ पे भारीपन महसूस हो रहा है, फील करने पे आपको वहाँ पे लंप महसूस हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लें, आप इसको थोड़ा सीरियसली लें और इसको प्रॉपर ट्रीट करें। क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया को ट्रीट करना थोड़ा आसान होता है बिलमुकाबिल एजोस्पर्मिया के। अगर एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है, स्पर्म काउंट आपके बिल्कुल नील हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है ओलिगोस्पर्मिया के मुकाबले में। लेकिन ट्रीटमेंट दोनों का इफेक्टिव अवेलेबल है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, एलोपैथ की तो हम बात कर ही नहीं रहे यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वो कौन सी ड्रग्स हैं, कौन सी दवाएं हैं जिनके इस्तेमाल करने से हम ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है और काफ़ी दिनों से मैं अपनी प्रैक्टिस में उसको यूज़ कर रहा हूँ अपने पेशेंट्स पर, लगातार मैंने उसको इस्तेमाल कराया है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जिन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया था और यहाँ तक कि एजोस्पर्मिया था, स्पर्म काउंट बिल्कुल नील थे। आमतौर पे ये समझा जाता है कि जिन पेशेंट में वेरिकोसील हो, वेरिकोसील असल में अभी आप लोग समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, एक बीमारी डिजीज़ होती है। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में दूसरी वीडियो में, तब आपको प्रॉपर इसके बारे में समझ आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि वेरिकोसील ऐसी कंडीशन होती है जिसके बारे में आम तौर पे डॉक्टर्स का और अतिब्बाए कराम का ये ख्याल होता है कि जब तक हम वेरिकोसील का जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, सर्जरी जब तक हम नहीं कराएंगे, तब तक उसका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल लेवल तक नहीं लौट सकता। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है। लेकिन जो मैंने फार्मूला बनाया है, जो ड्रग्स मैंने बनाई हैं, जो मेडिसिन मैंने प्रिपेयर की है ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया के लिए, उस ड्रग्स को मैंने वेरिकोसील के पेशेंट में भी इस्तेमाल कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स में, 3 महीने की मिक़दार के इस्तेमाल के बाद उनका जो स्पर्म काउंट था वो नॉर्मल भी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ प्रेगनेंसी भी हुई। वो लोग नाउम्मीद हो चुके थे, मायूस हो चुके थे, और वो लोग
टेस्ट ट्यूब के बारे में बात कर रहे थे कि बेबी जो है हम नॉर्मल में हो नहीं सकता, इसलिए उधर जाने की बात कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में उनकी वाइफ ने कंसीव भी किया और उनके यहाँ प्रेगनेंसी भी हुई और बच्चे भी हैं। तो अगर हम बात करें कि वो फॉर्मुलेशन क्या है, वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, तो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें अजगन नागौरी है, दारचीनी है, तुख्म कौच है, सतावर है, मूसली सफ़ेद है, मरोड़ फली है और आमला है, हलेला और बलेला है। ये दवाएं हैं, इक्वल क्वांटिटी में आप ले करके 2-2 ग्राम मॉर्निंग और इवनिंग में दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। 3 महीने में इंशाल्लाह इसके प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे और स्पर्म काउंट उनका जो है बढ़ जाएगा, इंशाल्लाह नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, उम्मीद है। अगर कुछ लोगों को ये चाहते हैं कि उनको ये जो पाउडर है उनको बनाने में दिक्कत आएगी, उनको ये ड्रग्स इजीली अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरा नंबर है, स्क्रीन डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इस पर आप कांटेक्ट करके ये मेडिसिन आप डायरेक्टली हमसे मंगा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। एक मतलब इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप अपना एड्रेस भेज दीजिए पिन कोड के साथ, उसको वेरीफाई करा करके आपको बता दिया जाएगा कि आपकी लोकेशन पर ये मेडिसिन पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके क्या चार्जेस हैं, इस मेडिसिन का प्राइस क्या है, तो सिर्फ 499 रुपये इसकी MRP है। 500 रुपीज़ का ये एक बॉक्स है, वो पड़ेगा आपको। इसमें कोरियर चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन जहाँ पर जाना है इस मेडिसिन को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना चार्ज लगता है। तो ये मेडिसिन है, 3 महीने इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह 3 महीने में स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है उन लोगों में जिनके यहाँ स्पर्म काउंट कम है, जो लोग ओलिगोस्पर्मिया के शिकार हैं और उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर रही, उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इतना इफ़ेक्टिव, हाईली इफ़ेक्टिव ड्रग है ये, और बहुत ही ज़्यादा इसकी MRP भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आने वाली है। सिर्फ 1500 रुपये में इंशाल्लाह स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल हो जाएगा, उम्मीद है अल्लाह की दाद से। तो अगर आप लोग परेशान हो गए हैं, अगर आप नाउम्मीद हो चुके हैं, तो एक मरतबा इस मेडिसिन को ज़रूर ट्राई करें और इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आपसे ओलिगोस्पर्मिया के बारे में कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है और किस कंडीशन में हम ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे, किस कंडीशन में एजोस्पर्मिया कहेंगे, और मैंने ग्रेड्स भी बताई हैं आपको, कब इसको हम माइल्ड कहेंगे, कब हम इसको मॉडरेट कहेंगे और कब इसको सीवियर कहेंगे। मैंने इसके कॉजेज़ भी आपको बताएं, 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज जो हैं वो मैंने बताएं। इसके बाद जो अनकॉमन हैं वो भी मैंने आपको बताए। इसी तरीके से मैंने सिम्टम्स भी बताया आपको कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या कंप्लेंट्स लेकर के पेशेंट आपके पास आ सकता है, मैंने वो भी डिस्कस किया आपसे। इसी तरीके से लास्ट में मैंने आपको बताया सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी के बारे में, सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी के बारे में कि वो उसकी क्या क्या ड्रग्स हैं, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने आपको वो भी बतलाए। क्या उसका तरीका है इस्तेमाल करने का, वो भी मैंने आपको बतलाया। और उस मेडिसिन को आप कैसे मंगा सकते हैं वो भी मैंने आपको पूरा इसका तरीका बतला दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।